तो प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें आज देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला चैप्टर का पहले देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया ये पदार्थ हैं जिनसे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही हम कहते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका एग्जाम्पल है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी दोनों एक नया तत्व मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक नया तत्व मिलकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसीलिए एक नए तत्व का निर्माण करे तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया में पहले उससे जाने और आगे जान लेते हैं अभिक्रिया के कि अभिकारक और उत्पाद क्या हैं। तो सिंपल सी भाषा है, अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उत्पाद जो वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनका निर्माण में मिलकर बनता है। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो इसका होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है 2H2G, यानी ये हो जाएगा, फिर जल है, ये हाइड्रोजन है और ये है ऑक्सीजन और मिलकर बना है जल। यानी इसका अवस्था पूछेंगे तो गैस है, इसका भी अवस्था है गैस, और ये मिलकर ऑक्सीजन बना रहा है, ये जल बना रहा है जो लिक्विड है यानी द्रव है। पानी आप जानते हैं कि द्रव है। देखिए इसमें कहा है कि चिन्ह के जो पीछे रहता है, यानी एक एरो का निशान है, इसके पीछे वाला जो भी रहेगा इसे अभिकारक कहते हैं, और तीर के आगे जो रहता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो H2H2O जो है ये बैलेंस समीकरण है, यानी संतुलित असंतुलित पढ़ेंगे तो संतुलित करने के लिए 2 से गुना किया गया। तो ये हो जाएगा आपका जल जो होगा अभिकारक, ये सब का मिलकर जो बनेगा ये उत्पाद होगा। तो जल जो होगा उत्पाद और ये जो है अभिकारक है। तो याद रखिएगा ये क्या है, अभिकारक, और जो तीर के आगे रहता है उसे कहते हैं उत्पाद। तो ये हो जाएगा उत्पाद। तो इसे आप अभिकारक और उत्पाद में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है भोजन का पकना, श्वसन, सांस लेते हैं, दूध से दही बनना और मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चल जाए और फिर अपनी अवस्था में पुनः ना लौटे, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कहते हैं। आपको पता होगा जैसे कि भोजन पच जाएगा, भोजन का पक जाएगा, जैसे मान लीजिए चावल में पानी डालकर भात बना दीजिए और भात बन जाने के बाद आपको फिर नहीं मिले तो फिर आपको क्या हो जाएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया। फिर उसी प्रकार श्वसन, सांस लेने के बाद जो दूसरा आएगा फिर वो आएगा नहीं। फिर दूध से दही बन जाने के बाद दही से दूध कभी नहीं बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना अभी देखे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बन जा रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर उसको किसी भी हालत में हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं तोड़ सकते। फिर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाला परिवर्तन, ये अवस्था में भी परिवर्तन होता है, फिर रंग में परिवर्तन होता है। ये सब अवस्था देखिए कैसे होता है, जैसे अवस्था में हो जाएगा, जैसे कोई चीज़ है ठोस और मान लीजिए ये बर्फ़ है, इसको गर्म किए यानी उष्मा दिए, उष्मा दे दिए, गर्म कर दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा द्रव। तो ये अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पर। फिर रंग में परिवर्तन, आप नमक चीनी घोल लीजिए, हल्का सा पीला कलर का हो जाता है। फिर तापमान में परिवर्तन, तापमान अभी आपको बताएं हैं कि जहाँ यहाँ से मतलब कि धूप हाई टेम्परेचर दीजिएगा, ठोस से द्रव हो जा रहा है। फिर गैसों का उत्सर्जन, गैस बाहर घूमते रहता है प्रकृति में, तभी तो सांस ले रहे हैं, तो गैस का उत्सर्जन होता रहता है। फिर अगला कह रहा है कि रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण अभिकारक और उत्पाद द्वारा पदार्थ प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है, प्रति उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे आपको यही बता रहे हैं कि अभी इसमें बताया जाता है कि रासायनिक समीकरण का प्रयोग क्यों करते हैं। तो रासायनिक समीकरण का पदार्थ का हम देखेंगे कि इसलिए करते हैं कि उसकी अवस्था को पहचान सके और भौतिक अवस्था में दर्शाया जा सके कि इसका अवस्था आपस में आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का होता है सॉलिड, और ये ऑक्सीजन का है तो ये होता है गैस, और ये का है तो ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड ठोस। तो यहाँ पर अभिकारक हैं, ये पहले ही आपको बताए हैं, और इस तरफ जो बनेगा इसे क्या कहते हैं, उत्पाद। इसलिए कहते हैं क्योंकि जो तीर के निशान के आगे है, तो दो चीज़ मिलकर एक नए चीज़ का निर्माण करे उसे ही रासायनिक समीकरण में दर्शाया जाता है। और इसका पूछा गया है तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये किस अवस्था में है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सी अवस्था, तो ये हो जाएगा ठोस अवस्था, तो ये लिखेंगे ठोस। तो यहाँ पर सॉलिड लिख देंगे एस, और ये मैग्नीशियम सॉलिड हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, इसको जी लिखा जाएगा। आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं, एक संतुलित और एक असंतुलित। आइए पहले इसमें से हम चेक कर लेते हैं कि कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है।
तो पहले जानने की कोशिश करेंगे कि कौन संतुलित, इस वीडियो जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए ये असंतुलित है और संतुलित, ये भी पूछा जाता है कि संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो इसका जवाब है कि दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर करने के लिए, यानी भार को बराबर करने। जैसे रासायनिक समीकरण को ऐसे डिफिनेशन दे सकते हैं कि संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पहले अभिकारक एवं उत्पाद प्रत्येक पदार्थ के परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए, जिससे दोनों तरफ परमाणु द्रव्यमान बराबर हो जाए। जैसे ये अभिकारक है तो इसके आगे वाला उत्पाद है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे H हाइड्रोजन, इसमें नाइट्रोजन और ये है ऑक्सीजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसी प्रकार कैल्शियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ये लिख दिया गया है आपको। तो इसमें लिखने के पहले देखिए कि बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ से ये दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें H 1 और यहाँ 2 कितना हुआ 3, तो यहाँ देखिए 2, तो यहाँ कितना है 3 है और यहाँ 2 है, तो बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसको 2 से गुना कर देंगे। अब इस सब में गुना होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 2 हो जाएगा गुना, फिर यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2, तो ये 2 हो जाएगा और 2 ये, तो 4 हो गया, लेकिन ये 2 है तो इसमें भी हम 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 2 गुना, फिर यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो सब में एक में नहीं, यानी लिखाएगा तो यहाँ पर और इसमें लिखाएगा तो यहाँ पर। तो पहले देखिए यहाँ पर पहले देख लीजिए बराबर हो गया कि नहीं। हाइड्रोजन 2 और ये 2, 4 हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया। फिर इस प्रकार नाइट्रोजन के देखिए तो यहाँ पर 2 है और इसमें तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, बराबर है। फिर ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 8 है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए 6 और ये 2 8 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार आपको जो भी देखना है कैल्शियम 1, तो कैल्शियम 1 ऑलरेडी बराबर है। जब बराबर आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, अब यहाँ 2 से गुना किए हैं तो यहाँ लिखेंगे 2HNO3 प्लस CaOH का होल 2। इसी प्रकार अब यहाँ पर अभिकारक को उत्पाद की तरफ, तो उत्पाद में यहाँ पर गुना नहीं हुआ है किसी से, तो यहाँ पर लिख देंगे CaNO3 के होल 2 और प्लस यहाँ 2 से गुना किए हैं तो यहाँ पर 2H2O। ये हो गया रासायनिक समीकरण का बराबर करने, यानी संतुलित। पहले असंतुलित था, अब हमने संतुलित लिख दिया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं असंतुलित और यहाँ पर इसका है संतुलित रूप। तो यहाँ पर देख लेंगे। अब इसी प्रकार ये समझ में नहीं आया होगा तो उम्मीद करेंगे अगला वीडियो में समझ में आएगा। अब इसी वीडियो में अभी और देखेंगे, तो दूसरा देख लेते हैं। ऐसे 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको समझ में 100% आ जाएगा। दूसरा कह रहा है कि NaOH है, तो Na सोडियम है, O ऑक्सीजन है और H हाइड्रोजन है 1 है। यहाँ H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H है 2, SO 1 है, O जो है 4 है। इसी प्रकार इस तरफ भी है, तो यहाँ पर क्या है Na2 है, S है 1 और O है 4। फिर H2O, तो H 2 है और O 1 है। इसको भी बराबर करने के लिए देखेंगे N, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है। तो पहले इसमें क्या करेंगे 2 से गुना, तो यहाँ पर 2 से गुना कर लिया, तो अब ये 2 हो जाएगा, ये 2 बराबर। इसमें भी 2 से गुना, एक में कभी भी गुना नहीं होगा, होगा तो सब में होगा। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो 4 2 6। ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ 1 है 5 है, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे 2 से गुना, तो यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा 4 और यहाँ पर 2 से गुना होगा तो 2। तो फिर से गिन लेते हैं। सोडियम 2 है तो यहाँ पर सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 और यहाँ 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गया। फिर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर भी देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2 4 हो गया। फिर इसी प्रकार सल्फर 1 है, तो यहाँ पर भी सल्फर 1 है, तो ये बराबर हो गया। तो जब ये बराबर हो गया तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे, 2 यहाँ पर गुना हुआ तो NaOH, ये संतुलित हो गया। फिर H2SO4 अभिकारक, अब उत्पाद लिखेंगे तो यहाँ पर Na2SO4 और इसके बाद प्लस यहाँ 2 से गुना किए हैं तो 2H2O। ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जितना आएगा आप समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं जिसका असंतुलित है और हम संतुलित करेंगे। तो ये रहा, आपको इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर BaCl2 है, तो यानी बोरियम, यहाँ पर है 1 और क्लोरीन है 2। फिर H2 है, तो यहाँ पर H है 2, S है 1 और O है 4। यहाँ पर सेम यही प्रोसेस है, Ba 1, S में 1 और O में 4। इसी प्रकार हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1। तो यहाँ पर देख लेने के बाद इसको देखेंगे, बेरियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑलरेडी बराबर है। क्लोरीन बराबर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम क्लोरीन को 2 से गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, तो ये हो जाएगा गुना करने पर 2 और ये हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर अब देखेंगे बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पर भी 2 हो गया। H2 है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। फिर S 1 है, तो यहाँ पर भी सल्फर 1 है, तो इस तरफ भी सल्फर 1 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो इस तरफ भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये ऑलरेडी बराबर है, तो जो लिखना है वो लिख लेते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर BaCl2
प्लस H2SO4, उसके बाद उत्पाद को लिखेंगे BaSO4 प्लस यहाँ 2 से गुना किए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2HCl। इस तरह आपको संतुलित करना आ गया होगा, ये उम्मीद करेंगे। अगर नहीं आया तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। ऊष्माक्षेपी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में, पहले इसको समझने के लिए याद करिएगा कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होता है। तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि CH4 यानी क्या है, गैस है। ऑक्सीजन, CH4 मीथेन है तो ये गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। और ये H2 द्रव है, यानी H2S गैस नहीं होगा, द्रव होगा, लिक्विड है, क्योंकि यहाँ पर। और फिर ऊष्मा मतलब यानी गर्म करने पर जो प्राप्त होता है, तो ये ऊष्मा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऊष्मा या ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस का क्या हो रहा है, दहन करने पर ऊर्जा मिल रहा है। तो यही कहा गया है कि जिन अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, ऊष्मा बाहर निकल रहा है। देखिए ये अभिक्रिया कहाँ है, आपको बताया गया है उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन, यानी ये ऊष्मा का बाहर करे तो उसे ही हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी ऊष्मा जो बाहर निकल रहा है ऊर्जा के रूप में, उसे ही क्या कहेंगे, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा देख लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका एक और एग्जाम्पल है, आप ये भी देख सकते हैं। इसमें भी ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला आपसे बार बार पूछा जाता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज है, फिर ऑक्सीजन है, और फिर है जल है, तो ये लिक्विड है। और इसकी अवस्था परिवर्तन करना है, ये 6 और 6 ये बराबर करने के लिए, असंतुलितता तो संतुलित करने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन और द्रव से हमें क्या प्राप्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सवाल, और उसके बाद जल, और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब भी आपको अभिकारक के उत्पाद में जब भी मिले तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिससे ऊर्जा बाहर निकल रही है। इसमें साफ साफ कहा जाता है ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, तो ऊर्जा का ही उत्सर्जन हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं इसका ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया को अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश की विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक बात और समझ लीजिए, जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए, कोई भी चीज़ को तोड़ने के लिए गर्म किया जाए, प्रकाश दिया जाए, तो उसे ही कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर है, तो ये क्या है, 2HFeSO4 यानी फेरस सल्फेट। ये क्या है, ऊष्मा, यानी फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा देंगे तो फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद ये हो जाएगा सल्फर ट्राईऑक्साइड, और ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है। तो इसे कहते हैं क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी जो अभिक्रिया से ऊष्मा लेकर अलग अलग तोड़ दे, उसे ही कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने भागों में बांटा जाता है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। ऐसे मूलतः 5 ही प्रकार होते हैं, बाकी आपको इसमें से भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। तो ये सारे इतना पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद इसमें भी आपको समझना पड़ता है, इसका भी अलग अलग प्रकार होता है कोई का, तो समझना आपको तभी जरूरी है। नहीं समझेंगे तो आगे वाला समझ में आपको नहीं आएगा। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे कोयला का दहन। यहाँ पर देखिए कार्बन है, और ये कार्बन का है, तो ये ठोस अवस्था में है, और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आप सब जानते हैं गैस अवस्था में। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो ये किस अवस्था में होता है, आपको पता है कि लिक्विड यानी गैस अवस्था में चला जाता है। यहाँ से जो मिला गैस, और यहाँ सॉलिड ठोस। आप कोयला देखे होंगे, कोयला का देखे होंगे तो ये ठोस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, और ये जो मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, गैस। तो यानी दोनों मिलकर एक नए चीज़ का निर्माण करते, तो उसे ही कहते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। दोनों को मिला दिया और एक नए चीज़ का निर्माण कर दिया। फिर इसी प्रकार जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। एक अभिकारक को टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पादन में बदल देता है, तो उसे ही कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसमें आपको उसका उल्टा, उस दोनों मिलकर एक बना रहा था, और इसमें एक मिलकर अलग कर देगा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, ये ठोस अवस्था में होता है, चूना पत्थर आप देखे होंगे। फिर इसको गर्म करिएगा, चूना पत्थर को बहुत ज़्यादा गर्म करिए, पानी में डाल दीजिए ठंडा, तो गर्म करेंगे तो उसमें बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा गैस के रूप में। तो ये दोनों, संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना, याद रखिएगा। आइए अब वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं।
उसमें वियोजन अभिकारक के ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन को उसमें वियोजन कहते हैं। इसमें देखिए चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये ठोस अवस्था में है। ऊष्मा दीजिएगा तो इसके दो भाग में टूट जाएगा, यानी एक कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड यानी ठोस अवस्था में रहेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो ये गैस अवस्था में होगा, और ये दो भाग में टूटेगा। वियोजन का मतलब ये है टूटना। तो यहाँ ऊष्मा दिए तो दो भाग में टूट गया। अगला देखते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत धारा में प्रवाहित के कारण होने वाले वियोजन को क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन कहते हैं। जिसे विद्युत का देंगे वो अलग कर दे उसे ही विद्युत वियोजन कहते हैं। अगला है तीसरा प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो देखिए सूर्य के प्रकाश में होता है सिल्वर क्लोराइड, और इसे सिल्वर होता है और इसमें क्लोरीन होता है। तो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश देंगे तो सिल्वर अलग हो जाता है सॉलिड अवस्था में, और क्लोरीन गैस अवस्था में हो जाता है, जबकि सिल्वर क्लोराइड इस तरफ है तो ठोस अवस्था में होता है। तो ये था आपका वियोजन का तीनों प्रकार। अब देख लेते हैं, और इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है वियोजन में कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अधिक क्रियाशील तत्व उसके यौगिक के विस्थापन कर देता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह हटा देता है। तो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील रहेगा उसी को हटा देता है। उसका अभिक्रिया पहले पाई चार्ट देख लीजिए, यानी इसका इमेज आप देख सकते हैं। तो ये है सबसे अधिक अभिक्रिया रहेगा तो पोटेशियम के से, उसके बाद सोडियम, तब कैल्शियम, तब मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, तब जस्ता, तब आयरन यानी लोहा, तब पीवी लेड, और उसके बाद लेड शीशा को कहते हैं, हाइड्रोजन, कॉपर, तांबा, तब मरकरी पारा, और सिल्वर चांदी, और एयू सोना। जो अधिक अभिक्रियाशील रहेगा वो कम को हटा देगा। इसका संकेत आपको दिखाया गया है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है, उसके बाद है। तो ये नीचे से आएंगे तो कम होते जाएगा, घटती अभिक्रियाशील है। तो आइए अब इसको समझते हैं। यहाँ से विस्थापन अभिक्रिया देखिए, यहाँ पर है फेरस यानी लोहा है Fe, तो उसके बाद CuSO4, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा फेरस यानी लोहा, और ये कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर लिखा भी है। और ये किसमें एक बार लीजिए, यानी घोरने का, जो घोर भी सकता है, ये सोना जैसे चीज़ को भी वहाँ पर हटाने का घोरता है एक बार लीजिए में। और यहाँ पर देखिए FeSO4 आयरन सल्फेट यानी लोह सल्फेट होता है। आयरन इंग्लिश में लोहा को कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कॉपर है यानी तांबा, तो ये भी आपको लिख दिए। देखिए यहाँ पर आपको इससे कैसे पता चलेगा कि कौन बदल देगा? Fe देखिए यहाँ पर FCU को हटाकर कहाँ चला गया? Fe आ गया, और यहाँ पर चला गया Cu। क्यों हटा? इसके लिए ही आपको पाई चार्ट दिखाए हैं कि FCU को हटा दिया है, यानी कॉपर को कौन हटा दिया? लोहा। देखिए लोहा ज़्यादा आपको Fe दिखाई दे रहा है यहाँ पर अभिक्रियाशील, तो जो मजबूत रहेगा वो उसको हटा के रह जाएगा। यहाँ पर लोहा मजबूत है, इनसे देखिए दो पैदान आगे हैं, इसके ऊपर है तो ये मजबूत है, तो इसलिए कॉपर को हटा दिया। आप समझ में आपको आ गया होगा पाई चार्ट से। तो देखिए यहाँ पर कि कॉपर सल्फेट को और आयरन सल्फेट क्यों हुआ? क्योंकि ये इससे मजबूत है, अभिक्रियाशील ज़्यादा है, तो इसीलिए हुआ है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा कि एक को हटाकर दूसरे को विस्थापित हो जाना ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि आप पढ़ाई करते हैं, कहीं झगड़ा वगड़ा करते हैं बेंच पर आगे बैठने के लिए, तो वैसे भी समझ सकते हैं। आप मजबूत हैं तो आगे कभी भी बैठ सकते हैं, आप कमज़ोर हैं तो किसी को पीछा ढकेल सकते हैं, भगा सकते हैं। इसीलिए कमज़ोर वाला व्यक्ति भाग जाता है कि चलो कोई बात नहीं, झगड़ा से हट जाते हैं। झगड़ा से वैसे भी हटना है क्योंकि वो कमज़ोर हैं। तो यहाँ पर लोहा है कॉपर सल्फेट को, और यहाँ पर लोहा सल्फेट हुआ यानी आयरन सल्फेट, और यहाँ कॉपर कमज़ोर था तो कॉपर अलग हो गया, और ये सॉलिड अवस्था में था, एक बार ये द्रवावस्था के जो घुलता है, और ये सॉलिड अवस्था में। आइए अब अगला देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में सीधा सी बात है कि आपको दोनों तरफ दोनों अलग अलग हो जाएगा, वो इसके साथ वो इसके साथ हो जाएगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। कह रहा है कि एक ही क्रिया में दो बार विस्थापन होता है, तो इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा छूटा हुआ, एक ही अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होता है, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। देखिए यहाँ पर Na2SO4 AQ, एक बार लीजिए, सोडियम सल्फेट है, Na संकेत होता है सोडियम, और SO4 रहेगा तो सल्फेट। फिर यहाँ पर BaCl2 है, यहाँ पर भी एक बार लीजिए है, तो ये बेरियम क्लोराइड, और इसके बाद है यहाँ पर BaSO4। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ SO4 जो है यहाँ पर आ गया, और इसका BO जो है यहाँ पर आ गया, तो ये बोरियम सल्फेट हो गया। जब ये वाला यहाँ से आया तो फिर ये वाला इसके साथ हो जाएगा, तो 2Na देख दिया, और फिर Cl नमक है, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसी को आप नमक खाने वाला कहिए, Fe जौन कहिए, यही नमक का यूज करते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया भी आप समझ गए होंगे। आइए अब अगला देखते हैं, उपचयन और अपचयन। सबसे अगर आपको सताने वाला क्वेश्चन है तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन है, और इसी से बच्चे को दिक्कत होती है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिएगा तभी आपको दिक्कत दूर हो जाएगी, और ऐसा नहीं कि नहीं आप एक को याद रखिए दूसरा ऑटोमेटिक याद रखेगा दिमाग। देखिए कह रहा है उपचयन। उपचयन पदार्थ का ऑक्सीजन में वृद्धि होना। किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, जैसे एक था अब 2 हो गया, 3 हो गया, तो आपको साफ साफ समझ जाना है कि ये उपचयन हो रहा है।
और जब ये वृद्धि होगा तो हाइड्रोजन मान लीजिए 2 था तो घट के 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नहीं है हाइड्रोजन, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2Cu + O2, अगर आप दोनों को देखेंगे तो ये कॉपर है, तांबा और ऑक्सीजन, ये द्रव ठोस है और ये गैस है। तो ये ताप देंगे गर्म करेंगे तो ये दोनों का हो जाएगा, एक ही में मिल जाएगा। एक ही में जब मिल जाएगा तो 2CuO बनाएगा, यानी कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो देखिए यहाँ अलग था और यहाँ मिल गया, तो इसके साथ का हुआ ये जुड़ गया, तो इसी को हम कहते हैं उपचयन। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा वो उपचयन कहलाएगा। अब देखिए अगला अपचयन। पदार्थ में हाइड्रोजन का वृद्धि होना ही ऑक्सीजन का ह्रास होना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यानी आपको उपचयन याद है तो उल्टा याद कर लीजिए। अपचयन में क्या कहेगा, हाइड्रोजन वृद्धि होगा और ऑक्सीजन की घटेगा। एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि इसमें जो हाइड्रोजन इतना है तो बढ़ रहा है, फिर ऑक्सीजन है तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 हैं तो घट के 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये हो गया अपचयन। तो देखिए यहाँ पर अपचयन समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक आपको एग्जांपल लिए हैं कि कब उपचयन हुआ, कब उपचयन और कब अपचयन हो रहा है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड है, फिर हाइड्रोजन है और यहाँ पर कॉपर है और फिर जल है H2O। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड को H2O कहते हैं, तो इसे जल कहते हैं। देखिए जब यहाँ से CuO और यहाँ से O भाग गया, O आपको दिखाया कि भाग गया, तो ये कौन सा हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है। अभी आपको दिखाया है कि जब भी हाइड्रोजन जल भागेगा यानी ऑक्सीजन भागेगा तो क्या होगा, अपचयन, और ऑक्सीजन जुटेगा तो हो जाएगा उपचयन। तो यहाँ पर देखिए H2 है और इसमें देखिए आकर O2 जुड़ रहा है, O आ रहा है, तो ये हो जाएगा उपचयन। आप समझ गए। तो ये दोनों का एक साथ होना रेडॉक्स अभिक्रिया है। अपचयन और उपचयन का होना क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी दोनों को क्या कहा जाएगा, इसी को पूरा ये ग्राफ को कहा जाएगा। अपचयन और उपचयन हो तो उसे ही कहते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया, और इसी को हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रहेगा कि जब दोनों क्रिया एक साथ हो, अपचयन और उपचयन, तो उसे ही कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो याद रखेंगे आप। अब इसके साथ हम दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, संक्षारण। संक्षारण क्या है, संक्षारण होता है जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क, इसमें से कोई एक संपर्क में आए तो धातु का संक्षरण हो जाता है, संक्षरण हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जंग लगना, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे लोहे का जंग लगना। तो जब भी इसमें वायु के संपर्क या मिट्टी के संपर्क या ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, तो जब भी ये आता है तो ये क्या हो जाए, लोहा में जंग लगेगा। चांदी की काली परत जमना, इसमें भी आ जाएगा हवा का नमी, तो ये भी होता है। और तांबे की परत का हरा होना, ये सब होता है किसी न किसी कारण से। तो ये तीनों में से एक कारण रहेगा, आर्द्रता, वायु आर्द्रता में रहेगा धातु, तो या फिर पानी रहेगा या अम्ल का प्रवेश कर जाएगा, तो ये तीनों, या घोल भी देगा, ये नहीं कि खत्म, उसको नष्ट कर देना ही संक्षारण कहलाता है। विकृति गंध, आइए इसको भी समझ लेते हैं। वासा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। देखिए ये सब बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई भी वासा, जैसे आप कुरकुरे खा रहे हैं ना, तो कुरकुरे खाइए, क्या दिक्कत है, खाने से दिक्कत बहुत होगा बाद में, अभी नहीं होगा। खाते खाते कोई चीज़ का असर, आप बड़ा एज में है तो असर करेगा, लेकिन आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में नहीं असर करता है। यानी 15 तक की अवस्था में बहुत अच्छे का रहता है स्वास्थ्य, तो कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन इसका असर बाद में दिखाई देता है। कभी भी आप खाइएगा तो इसमें देखिएगा तेल तैला हुआ लगेगा। तेल जो नाइट्रोजन गैस से फुलाकर भरा जाता है, उसमें एक तैला हुआ तेल में छान कर रखा जाता है, और नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि ये महरियाएगा नहीं, यानी आपको खाते हैं तो जो तड़ लगता है उससे मुलायम नहीं होगा, इसीलिए इसमें भरा जाता है। तो इसका बहुत सारा है, चिप्स भी है, कुरकुरा है, बिस्कुट में देखते हैं 4 तना फूला हुआ पॉकेट है, उस सब में ये सब उपयुक्त होता है। आइए आगे देख लेते हैं। अब पूरा इस चैप्टर का हो गया कंप्लीट। तो इसी के साथ अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।